इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीएम मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। जाहिर है ईरान में चीजों की ये जो तब्दीली चल रही है और ये पूरे विश्व को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने वाला है। ईरान इजराइल युद्ध तनाव पर बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। ईरान इजराइल युद्ध पर तनाव को लेकर इसमें समीक्षा की जाएगी। आनंद पांडे हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आनंद, ओवर टू यू। देखिए, भारत सरकार जो है मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिन से दिल्ली से बाहर थे, वो गुजरात और तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर थे, तो लगभग 9:30 बजे दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली लौटते ही उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है, जिसमें सीसीएस के सभी जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ उसके भारत पे क्या प्रभाव पड़ेंगे उसकी भी समीक्षा की जाएगी। उससे कैसे निपटना है उसको लेकर तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको क्या अभी निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और तैयारी की जाएगी। मुझे लगता है जो आपने बात कही इसमें ये इवैक्यूएशन वाली, सुरक्षित लोगों को निकाले जाने के संदर्भ में इसमें बहुत गहनता से चर्चा की जाने वाली है, क्योंकि इसको लेकर खास तौर से मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों में, भारतीयों में बहुत ज्यादा चिंता है। जो वहां रोजगार के लिए या कोई स्टडी के लिए गया हुआ है वो वहां अपने आप को इस समय स्टक महसूस कर रहा है। बहुत धन्यवाद आनंद पांडे। अगली खबर बता दूं आपको, समुद्र में ईरान का पलटवार, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमला, पलाऊ के जहाज पर अटैक। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान वक्त आने पर इस जगह को चोक कर सकता है और इस जगह को चोक कर पूरी दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ईंधन का जो सप्लाई रूट है वो यही है। वो तेल हो, वो गैस हो, वो इसी जगह से होकर गुजरता है। और यहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्टेट ऑफ अफेयर है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, ये यहां पर इस जहाज से उठता हुआ धुआं आपको दिखाई दे रहा है और जाहिर है इस समय तमाम जगहों पर ईरान के प्रॉक्सीज भी एक्टिव हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उधर हिजबुल्लाह और हूती ने भी कल ही साथ में बिगुल बजा दिया था, हम भी तैयार हैं। इस समय खास तौर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये जनरल सिन्हा, क्या ये एक बड़ी चिंता है विश्व के लिए, या वो जो कहा जाता है कि रोड रूट्स निकाल लिए गए हैं वो काफी हद तक इसको कॉम्पनसेट कर देंगे, वो लगता है कि हो जाएगा? देखिए दिनेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है जो ये थ्रेट आई है इसको मैटिगेट करने का। कि अब देखिए जो सीसीएस की मीटिंग हो रही है उसमें इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में भारत का बहुत बड़ा दायित्व है कि इस इलाके में आपको लीड लेनी पड़ेगी कि ये ओपन रहे। देखिए जो लॉ ऑफ सीज हैं उसके अंदर में आप किसी भी चीज़ को, जो आपके चोक पॉइंट्स हैं उसको आप चोक नहीं कर सकते। तो जो ईरान करना चाह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, बब अल मंडेब में, थ्रू प्रॉक्सी ऑफ यमन के, ये नहीं करने दिया जाएगा और भारत को इसका एक दायित्व लेना पड़ेगा यदि हम विश्व के अंदर में एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और भारत कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार है। आपने सुना होगा I2U2 की बात हुई थी जब प्रधानमंत्री अभी गए थे इजराइल। इसके पहले जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखिए यदि हम माइक्रो लेवल पे लें छोटी कि कल क्या होगा, क्या मारेगा, इसकी कोई बड़ी चीज नहीं, मैक्रो लेवल पे चीजें चल रही हैं। ये 2 महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे हैं सर आईमैक के संदर्भ में, जिसमें आप जानते हैं कि इंडिया है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चा, और I2U2 इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अगली जो बात मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ईरान के भविष्य को लेकर क्या होने वाला है, ईरान में सत्ता अब कैसे चलेगी, उसके 2 विकल्प इस समय दिखाई दे रहे हैं। खamenei के जाने के बाद अब वहां क्या, वहां के वैक्यूम को कौन किस तरीके से फिल करेगा, वो जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कौन यहां पर अब खamenei के जाने के बाद दिखाई दे रहा है कि वो आने वाला है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां अगर आप देखेंगे ईरान का अगला खलीफा कौन, तो इसमें अली रजा अराफी आपको दिखाई देते हैं, गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं, खamenei के करीबियों में शामिल हैं। क्या वो रहेंगे? अब आप उनको सरदार के तौर पर देखेंगे। यहां हसन खुमैनी को देखिए, पहले सुप्रीम लीडर के पोते। और यहां पर जो मैं नाम आपको दिखा रहा हूं ये वो लोग हैं, अगर ईरान के लोग और जो व्यवस्था चलती आ रही है अभी तक उसके तहत अगर कोई मुखिया चुना जाता है तो कौन होगा सर्वोच्च धार्मिक नेता? यहां ईरान का अपना खलीफा होता है तो हासिम हुसैनी बुशहरी भी एक प्रमुख नाम है, प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर पहचान है, विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान हैं और इसलिए वो भी इसके लिए दावेदार माने जा रहे हैं।
अली असगर हिजाजी राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री हैं और ईरान में खुफिया विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। ये भी हो सकते हैं वो एक चेहरा। ईरान का अगला खलीफा कौन? अगर ईरान के ही कोई चेहरे होंगे, कोई कठपुतली नहीं होगा, इजराइल या अमेरिका की तरफ से बिठाया हुआ नहीं होगा, तो जो नाम हो सकते हैं उनमें एक अली अकबर विलायती भी हो सकते हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वार्ता में शामिल रहे हैं। कौन कौन और हो सकता है, वो नाम कौन कौन से हैं? और अगर मान लीजिए वहां पर ईरान वाले नहीं होंगे, मान लीजिए कोई ऐसा जो बिठाया जाता है अमेरिका की तरफ से, कठपुतली होता है, तो कौन कौन हो सकता है? रजा पहलवी आप जानते हैं, कई बार इनके नाम का जिक्र हो चुका है और कई बार ये खुद भी एंटिसिपेट अपने को स्वाभाविक दावेदार मानते हुए कई जगहों पर जहां चीजें वेग तौर पर कही गई वहां इन्होंने खुद ही आकर कह दिया कि असल में जिक्र तो मेरा हो रहा है। रजा पहलवी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस, क्या वो होंगे दावेदार? और यह समझा जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका को कंप्लीटली सूट करने वाला और इजराइल को यह चेहरा हो सकता है। और हसन रूहानी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी हो सकते हैं। अगर ईरान में ट्रंप की तरफ से बिठाया गया कोई चेहरा होता है तो क्या संभावना लग रही है? मौजूदा स्थिति में जाहिर है ईरान के जो अपनी व्यवस्था चली आ रही थी, अगर वैसी ही चली आती तो फिर वो स्वाभाविक दावेदार जो पहले राउंड में मैंने आपको दिखाया उनकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन अभी जो बदली हुई स्थितियां हैं उनमें जो दूसरे राउंड में मैंने आपको चेहरे दिखाए उनका दावा मजबूत लग रहा है। हमारे विशेषज्ञों को क्या लग रहा है, ये उनके पास चलते हैं और जानते हैं। आपको प्रोफेसर अमिताभ क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सक्सेशन जो है वो तो एक तरह का सक्सेशन की लाइन बनी हुई है वहाँ। उसमें उनके बेटे जो हैं, खमेनी साहब के बेटे हैं, उसमें खुमैनी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी जो पहले गार्डियन काउंसिल के चीफ थे, उनके पोते भी हैं। और अभी आपने अली रजा साहब का नाम लिया, वो भी हैं। तो कई लोग हैं और ये सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खमेनी साहब बना के गए होंगे, उसको फॉर्मलाइज करना है। ये कोई नहीं जानता है कौन होगा क्या होगा, लेकिन इस समय सबकी निगाहें वहाँ के प्रेसिडेंट जो मसूद पेजेश्कियान है उनके ऊपर है और जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं उन पर है, और अली लरीजानी जो उनके लॉन्ग टाइम बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं खमेनी साहब के, उन पर है। तो लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है आपने देखा भी होगा, हिजबुल्लाह की तरह जब उनके लीडर को मारा गया तो जितने उनके बाद लीडर आए उन सबको मारती गई इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज। कहीं ऐसा ईरान में भी तो नहीं होगा? क्या वैसा होने वाला है? तो ये सारे कंजेक्चर्स हैं। इस्लामिक रिपब्लिक, इरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर जो है वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे कि अगर उनका आर्मी स्ट्रक्चर भी देखें तो दो तरह के स्ट्रक्चर, एक जो ट्रेडिशनल आर्मी स्ट्रक्चर है, दूसरा जो आईआरजीसी कमांड करता है। तो नेवी इनकी भी है, आईआरजीसी की भी है, एयरफोर्स इनकी भी, आईआरजीसी की भी है। तो पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इस समय गार्डियन काउंसिल के पास है और आईआरजीसी सिर्फ जो बॉस होते हैं उनको रिपोर्ट करता है, न कि सिविलियन लीडरशिप को। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो हालात है वहाँ, अगर वहाँ मान लीजिए रिवोल्ट हो जाए, पॉपुलर रिवोल्ट। आपके पास आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि कई जगहों पर वहां की सरकार को विस्थापित करके और अपने को सूट करने वाली सरकार की बहाली को लेकर अमेरिका कोशिशें कर चुका है और उसमें हाथ जला चुका है। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि ये जो आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है खासतौर से अपनी कोई सरकार बिठाने के बाद, अब उस मूड में बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स है नहीं। क्या ये बात सही है? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।